सो गाइस, आज हम लोग सबसे पावरफुल डिबेट को देखने वाले हैं जो कि इस टॉपिक पे है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। आप लोगों का मन में ये सवाल जरूर आया होगा। सो आज इस वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट का कंप्लीटली क्लियरिटी मिल जाएगा। सो प्लीज वीडियो में बने रहिए एंड तक। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। ये बात को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो मतलब किसी भी धर्म को मतलब कंडेम करने के लिए बनाया नहीं गया और ना ही किसी धर्म को सुप्रीमेसी दिखाने के लिए बनाया गया है। बस आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को देखना, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर। किसी धर्म को महान बताने या किसी धर्म को कमतर बताने की ये बहस नहीं है। तो यदि कोई इस उम्मीद से देख रहा है या यहाँ आया है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको नाउम्मीदी हाथ लगेगी। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर जी। तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ। या ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं। ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे
اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہیں؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو مفتی صاحب. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے یا جی؟ پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی, لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے, یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں, کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا, آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی, ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے, ستارے, یہ گیلیکسیز, یہ سب آئلینڈ ہیں, خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانٹ پیدا ہوا تھا؟
आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम और इंसाफ जिसे आप कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी ज़बान आम फहम सबको समझ में आ जाए और जहाँ कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहाँ बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फ़ानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूँ जिसने कॉन्टिंजेंट चीज़ को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही है। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं।